आज हम लोग के यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेक्चर 3 है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक फार्मूला, फंडामेंटल क्वांटिटीज ये सब देखे थे, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। उसके बाद हम लोग सेकंड लेक्चर में बहुत सारे टर्म्स देखे थे जिसका डायमेंशनल फार्मूला था और कुछ जेई का न्यूमेरिकल भी था। आज के लेक्चर में 100% जेई और नीट का ही न्यूमेरिकल रहेगा, 100% कोई थ्योरी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सो आपके पास एक क्वेश्चन है, if surface tension S, moment of inertia I and Planck's constant were to be taken as fundamental unit। अब मेरा ये तीन टर्म क्या है, फंडामेंटल है। नाउ क्वेश्चन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है? लीनियर मोमेंटम का। इसका मतलब अब ये लीनियर मोमेंटम मेरा क्या है, डिराइव्ड, और ये तीन क्या है, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। इस तीनों को हम लोग बोल सकते हैं वो फंडामेंटल है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंडेंट है? फंडामेंटल पे। इस तरह का न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में भी हुआ था। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन पावर ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पावर बी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट पावर सी। इस तरह का न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में भी हुआ था। तो आप एक बार जस्ट पिछला वाला लेक्चर देख लीजिएगा, ज्यादा हेल्प मिलेगा। सो लीनियर मोमेंटम, सरफेस टेंशन आई एल। अब आ जाओ, सरफेस टेंशन क्या था? फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसी सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, कोई भी जैसे वाटर ड्रॉपलेट है, बबल है, ये सबका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, राइट। सरफेस टेंशन इक्वल टू एफ बाई एल। तो एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, लेंथ का एल, एल एल कैंसिल, सो एम टी माइनस टू। सही। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एम, सरफेस टेंशन के बदले क्या लिख सकते हैं, एम टी माइनस टू पावर ए, करेक्ट। अब आ जाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? टू अपोज द रोटेशनल मोशन। ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता था एम आर स्क्वायर, राइट। तो एम हो गया मास, आर स्क्वायर हो गया लेंथ स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया एम एल स्क्वायर पावर बी। अब आते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का भी पहले डिस्कस हुआ है। वी हैव दिस फार्मूला E इक्वल्स टू hc by lambda, so h इक्वल्स e lambda upon c। E का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, ml स्क्वायर t माइनस टू, एनर्जी इक्वल्स टू hc by lambda। तो E हो गया ml स्क्वायर t माइनस टू इंटू लैम्डा इज नथिंग बट लेंथ, और c क्या है मेरा, स्पीड, सो lt इनवर्स। अब देखो ll कैंसिल, तो फाइनल क्या आएगा मेरा, m, फाइनल आएगा h का क्या, m एल स्क्वायर टी माइनस टू है और ये माइनस वन है, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन। सो माइनस टू प्लस वन माइनस वन, सो टी पावर माइनस वन होल पावर सी। ये एक बार श्योर कर लो, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस वन माइनस वन सी। अब आ जाओ मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होता है, पी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। सो मास का एम, वेलोसिटी एल टी इनवर्स। सो इस साइड क्या लिख सकते हैं हम, एम एल टी इनवर्स, ठीक है। अब ये मेरा हो गया सब कुछ। अब हम क्या देखेंगे, यहां पे सबका पावर को इक्वेट करेंगे। अब देखो इधर मास का पावर इज वन, मास पावर इज वन, इधर मास पावर क्या है, वन, तो वन इंटू ए, यहां मास पावर इज वन, वन इंटू बी प्लस बी, यहां मास पावर इज वन, सो वन इंटू सी। तो एक इक्वेशन हो गया मेरा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू वन। आ जाओ सेकेंड इक्वेशन, एल पावर वन, इस साइड एल पावर क्या है, माइनस टू ए, माइनस टू ए, यहां एल पावर क्या है, टू इंटू बी प्लस टू बी, और यहां एल पावर क्या है, टू इंटू सी प्लस टू सी। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन टाइम का, देखो टी पावर माइनस वन इक्वल्स, यहां टी पावर क्या है, माइनस टू इंटू ए। यहां पे देखो एक मिस्टेक हो गया, एल का जो यहां था वन, यहां एल तो है ही नहीं, तो ये वाला तो टर्म होगा ही नहीं। तो यहां पे एल पावर वन है, यहां पे एल है ही नहीं, तो इसका कुछ होगा ही नहीं। यहां पे टू बी और यहां पे 2c, सो 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 1। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन t पावर माइनस वन, यहां t पावर क्या है, माइनस टू ए, सो माइनस टू ए, यहां t नहीं है, यहां t है माइनस सी। तो आपके पास ये तीन इक्वेशन है। इस तीनों के हेल्प से आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस तीनों के हेल्प से एबीसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहां आ जाओ, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देख लो, c को इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो c इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वन को इस साइड ले आओ, तो वन माइनस टू ए। ये एक इक्वेशन हो गया सी का वैल्यू। यहां से आ जाओ बी का वैल्यू, बी का वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं, टू बी इक्वल्स वन माइनस टू सी। टू बी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टू सी। तो टू बी इक्वल्स वन माइनस टू इंटू सी को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टू ए, वन माइनस टू ए।
तो 2b इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 2 प्लस 4a, करेक्ट। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, b इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस, देख लो पहले इसको ये कर लेते हैं, जैसे 1 माइनस 2 है ना, 1 माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 4a एज इट इज, 4a एज इट इज, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1। तो यहां से b का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 4a/2, 2a माइनस 1/2। अब b का वैल्यू निकला, c का वैल्यू निकला, सबको फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं 1 इक्वल्स a एज इट इज, b के बदले क्या लिख दो 2a माइनस 1/2, 2a माइनस 1/2। c के बदले क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2a, 1 माइनस 2a। अब देखो यहां से क्या क्या कैंसिल, 2a कैंसिल, 1 कैंसिल, तो यहां से a का वैल्यू क्या आ गया 1/2, a का वैल्यू आ गया 1/2। अब यहां आ जाओ, b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू a इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2, ये कैंसिल, तो b का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो b का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। अब आते हैं c का वैल्यू, तो यहां से हम c का वैल्यू क्या देखें, c इक्वल टू 1 माइनस 2, तो c इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू a क्या है तुम्हारा 1/2। अब देखो 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0। तो अब ऐसा इक्वेशन तुमको ढूंढना है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है तुमको जिसमें a का वैल्यू 1/2 हो, ये भी सही है, ये गलत, ये सही, ये सही। अब देखो b का वैल्यू 1/2, b किसको माने i को, तो i पे पावर क्या होना चाहिए 1/2, ये सही, ये तो पहले गलत हो चुका है तो इसको हटा ही दो, ये भी सही है और ये भी गलत हो गया, करेक्ट, क्योंकि i पावर 3/2 है, बट होना क्या चाहिए था 1/2। अब h पावर c पावर क्या है 0, यहां आ गया ये, यहां ये सही है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा c। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। ओके, तो ये मेरा सेकंड न्यूमेरिकल है। इन एसआई यूनिट द डायमेंशंस ऑफ, ये है एप्सिलॉन नॉट, ये है म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या करता है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है टू डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टू रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी, किसी भी मटेरियल का एबिलिटी टू सपोर्ट द मैग्नेटिक फोर्स। अब आ जाइए, अब एक चीज याद होगा, लास्ट लेक्चर में कभी हम लोग किए हैं कि 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या होता है c इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट, करेक्ट। अब आ जाओ, यहां से हम ऐसे कर सकते हैं, हमको क्या निकालना है एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट। अब ध्यान से देखना, अगर हमको एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट का निकालना है, राइट, तो अभी हमको कैलकुलेट एप्सिलॉन नॉट का भी करना होगा, म्यू नॉट का भी करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट से, दोनों को हम एप्सिलॉन नॉट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम टर्म से। तो अब मेरा ऊपर क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और नीचे क्या आएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, यही आएगा। अब एक बात देखो, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर का रूट क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाय ये एप्सिलॉन नॉट बाहर निकला, अंदर क्या बचा 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। 1 बाय इसका यूज कर लेते हैं, 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, देखना ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर, और नीचे क्या बचा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं c, तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू c। तो अब इसका निकालेंगे, इसमें हमको दोनों का निकालना होता है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, बट हमको सिर्फ अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का निकालना। एप्सिलॉन नॉट के लिए मेरे पास कौन सा फॉर्मूला था कूलम्स लॉ, F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो 4 को तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं Q1 Q2 बाय FR स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज का हम लोग क्या लेके थे 80, अभी तक ये सब याद होना चाहिए, 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय F का क्या होता है MLT माइनस 2, R स्क्वायर का क्या हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फाइनल क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का M इनवर्स M हो गया, L देखो 1 2 प्लस 1 3, सो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। अब आ जाओ L भी हो गया, T ऊपर पहले से 2 है और नीचे से -2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, सो T टू द पावर 4, ये T भी खत्म। अब A स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा किस चीज का डायमेंशनल फार्मूला एप्सिलॉन नॉट का, निकालना किसको एप्सिलॉन नॉट इनटू c। तो अब आ जाओ, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट दैट इज M इनवर्स L माइनस 3 T पावर 4 A स्क्वायर इनटू c का क्या था तुम्हारा c इज नथिंग बट स्पीड, सो LT इनवर्स। अब आ जाओ देख लो, यहाँ पे T इनवर्स है, यहाँ पे T, सबसे पहले लिख लेते हैं जो मेरा पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल M इनवर्स कंफर्म है, A स्क्वायर हो गया। अब देखो L टू द पावर -3 L,
सो -3 + 1 -2 हो गया। t पावर 4 है, t पावर -1 है, 4 - 1 3। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है। m का वैल्यू इनवर्स चाहिए, ये गलत, ये सही हो सकता है, ये गलत, ये सही हो सकता है। a² चाहिए, ये गलत। अब एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज, सो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है यहाँ पे मेरा ऑप्शन करेक्ट है डी, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, कैसे हम यहाँ पे किए, इस तरह से सॉल्व करना, नहीं तो बहुत टाइम लेगा, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग का यहाँ पे ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको भी रखे हैं, क्योंकि हमको ये वाला देखो सब ऑप्शन इससे रिलेटेड ही है, इसीलिए मैंने वहां पे सारा कुछ रखा हुआ है। अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अब सबसे पहले रेसिस्टेंस का होता क्या है फॉर्मूला, R इक्वल्स टू, या मेरे पास ये V इक्वल्स टू आई आर, सो R इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट, V अपॉन I। V क्या होता था तुम्हारा, V का फॉर्मूला था W/Q, तो W/Q इंटू I। अब W क्या था तुम्हारा, mL²T-2 वर्क डन का याद होना चाहिए आपको, ठीक है। Q का क्या हो जाएगा AT, और करंट का क्या हो जाता है A, करंट तो फंडामेंटल ही है। तो R का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया m, ठीक है, L² T-2 है, ये ऊपर जाएगा तो T-3 A-2, ये हो गया तुम्हारा रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसको उससे चेक करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये मेरा किस चीज का फॉर्मूला है, ε0/μ0। अब इस दोनों को रिलेट करते हैं, देखो A² है, यहाँ A-2 है, करेक्ट। अब कोई भी पावर अगर मैच कर गया, प्लस माइनस को छोड़ दो, कोई भी पावर अगर मैच कर गया तो ये तो समझना है कि रूट तो होगा ही होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन को पहले ही तुम हटा सकते हो। अब देख लो यहाँ पे हो गया A² है, यहाँ पे A-2, T³ है, यहाँ पे T-3, L-2 है, यहाँ L² है, यहाँ M इनवर्स है, यहाँ M है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा था उसका इनवर्स ये है, तो वो किसका था ε0/μ0, तो इस ये किसका हो जाएगा तुम्हारा μ0/ε0, ठीक है। तो अब से एक बात दिमाग में रखना, एक बात कि μ0/ε0 जो है ये किसके इक्वल होता है तुम्हारा, रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है तुम्हारा ए, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपने पास है, इफ स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट द डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी। जितने भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, राइट, सारे न्यूमेरिकल्स आपको जेई के हैं, तो आप ट्राई करना कि म्यूट करके पहले सॉल्व करो, फिर आगे वीडियो में प्रोसीड करो कि वेदर योर आंसर इज रॉन्ग और राइट, बट ट्राई जरूर करना, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस मेरा क्या है, फंडामेंटल यूनिट, ये फंडामेंटल है, सॉरी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स मेरा क्या है, फंडामेंटल यूनिट, और डिराइव्ड कौन है, यंग्स मॉडुलस। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे, स्पीड पावर A, एक्सीलरेशन पावर B, फोर्स पावर C, सही। यहाँ पे स्पीड के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड क्या बोला है V, एक्सीलरेशन कैपिटल A, और फोर्स मेरा F ही है। अब आ जाओ सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, सो स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर, सो फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी कोई दिल पे मत ले लेना कि स्ट्रेस प्रेशर के इक्वल होता है, क्योंकि अभी हम लोग जानते नहीं है, लाइक सेकंड बुक में स्ट्रेस का क्या मतलब होगा, अभी बस याद रखने के लिए स्ट्रेस को हम प्रेशर बोल रहे हैं। सो फोर्स क्या हो जाएगा mLT-2, और ये हो जाएगा L², कैंसल, तो क्या आएगा mL−T-2। सो यंग्स मॉडुलस हो गया मेरा mL−T-2, डायरेक्टली रिलेटेड टू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा LT−A, एक्सेलरेशन क्या होता है LT-2B, फोर्स क्या होता है mLT-2 पावर C। अब इसमें हमको क्या करना है, सेम टू सेम पावर को इक्वेट करना है। आ जाओ, यहाँ m पावर क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ m है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है m, यहाँ m पावर 1 है, सो 1 इंटू C, तो पहले मेरा C का वैल्यू क्या आ गया, C का वैल्यू आ गया मेरा 1, करेक्ट। अब देख लो यहाँ पे C का वैल्यू 1 किसका किसका है, मीन्स फोर्स पावर 1, तो या तो ये ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन सही होगा, यही दो ऑप्शन आपके पास है। अब आ जाओ नेक्स्ट, L पावर -1, यहाँ L पावर 1 है, 1 इंटू A, यहाँ L पावर B है,
तो l पावर 1 1 इंटू बी, बी हो गया, यहाँ l पावर 1 है 1 इंटू सी, तो c लिख दिया। c का वैल्यू क्या है 1, तो हम ऐसा लिख दें -1 इक्वल टू a प्लस बी प्लस 1। सो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इस साइड आएगा, तो -1 -2, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब जो टाइम के लिए हम लोग करते हैं, टाइम पावर -2, यहाँ टाइम पावर -a, यहाँ टाइम पावर -2b, यहाँ टाइम पावर -2c। अब जो c का वैल्यू क्या निकाला है 1, तो यहाँ अगर तुम 1 डाल दोगे तो क्या आएगा -2 इक्वल्स -a -2b -2 इंटू 1। अब देखो ये दोनों का आंसर, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a प्लस b इक्वल्स टू -2। अब आ जाओ इस दोनों को सॉल्व कर देते हैं, a प्लस 2b इक्वल्स टू 0 एंड a प्लस b इक्वल्स टू -2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज किए, ये कैंसिल, 2b माइनस b, b और 0 प्लस 2, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 2। तो अब देखो b किस पे है तुम्हारा एक्सेलरेशन पे, तो b का वैल्यू 2, तो अब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है डी। बट चलो हम लोग c निकाल चुके, b निकाल लेते हैं, a भी निकालते हैं, तो a प्लस b कितना है मेरा 2 इक्वल्स टू -2, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा -4। देखो सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। चलो अब मेरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय, कोई भी दो एटम के बीच में एक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज गिवन बाय अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल, कुछ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा ई पावर -x² बाय अल्फा इंटू के टी। अब देख लो सारे टर्म्स गिवन है, x क्या है तुम्हारा डिस्टेंस, k क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t क्या है तुम्हारा टेम्परेचर, अल्फा बीटा कांस्टेंट, आपको फाइंड क्या करना है तुमको, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारे टर्म्स का पता है, x क्या है डिस्टेंस तो L होगा, t क्या है टेम्परेचर कैपिटल T होगा, या नहीं कैपिटल T टाइम का होता है केल्विन होगा, तो अल्फा बीटा का वी नीड टू कैलकुलेट, बीटा का ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया है। अब जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको क्या होगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। जूल यूनिट क्या होता है जूल पर केल्विन। अब देखो इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, इसका यूनिट याद रखो, याद रखना। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी आपको याद रखना होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट क्या है जूल पर के क्या है तुम्हारा, के यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा टेम्परेचर, जूल पर केल्विन, तो जूल पर केल्विन है ये, जूल पर केल्विन, सही। केल्विन क्या है तुम्हारा टेम्परेचर का यूनिट है। अब देख लो ध्यान से, अब एक चीज याद रखना, जैसे ई पावर समथिंग है तो ये पावर जो होता है ना ई पावर समथिंग, ये क्या होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, ये क्या होगा तुम्हारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सही है। सो पावर कोई भी होगा डायमेंशन लेस। अब तुम देखो यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा पावर में, सो पावर है तो उसका क्वांटिटी क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस क्वांटिटी होना चाहिए, तो नेगेटिव तो रहने ही दो। अब बचा क्या पावर में x² बाय अल्फा के टी, सही, x² बाय अल्फा के टी, सही। टी क्या है तुम्हारा टेम्परेचर है। तो अब आ जाओ ध्यान से देखना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं जूल पर केल्विन, ठीक है। तो जूल ये हो गया तुम्हारा के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो जूल का क्या होता है mL²T-2, जूल किस चीज का यूनिट है वर्क डन या एनर्जी, तो लिख दिए। केल्विन टेम्परेचर है, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दोनों के कंफ्यूजन होगा इसीलिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के भी लिख रहे हैं, और ये केल्विन हो गया, सही। अब आज x² क्या है तुम्हारा डिस्टेंस, तो यहां लिख दे रहे हैं L² बाय अल्फा इंटू के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो के के बदले ये लिख दो mL²T-2 बाय के क्या है केल्विन, और इधर क्या है टेम्परेचर का इधर केल्विन। अब देखो के कैंसिल और क्या कैंसिल हुआ L² कैंसिल, तो यहां पे बचा क्या मेरा पावर में मेरा बच रहा है 1 बाय अल्फा टाइम्स m⁻⁻2, और तो सब कुछ कैंसिल हो गया। अब अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए सो दैट ये m भी कैंसिल हो जाए t⁻⁻2 भी कैंसिल हो जाए। तो अगर हम अल्फा का वैल्यू जो ये दिया हुआ है, जैसे 2 को कैंसिल करना है x, सो इसका क्या वैल्यू डाले x का सो दैट विल गेट द रिजल्ट 1, तो x के बदले क्या डाल दोगे 1/2।
यहाँ mt-2 है, तो अल्फा का क्या वैल्यू डालें कि ये डायमेंशनलेस हो जाए, तो इसका इनवर्स डाल दो, दैट इज m इनवर्स t⁻²। अगर अल्फा के बदले ये डाल दोगे तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो याद यहाँ पे क्या रखना है ना कि पावर जो भी होगा e⁻समथिंग ये सब कौन सा क्वांटिटी होता है, यूनिटलेस होता है। तो अल्फा का आ गया मेरे पास m इनवर्स t-2। अब ध्यान से एक चीज देखना, अब हम लोग को निकालना है, एक्चुअली में क्वेश्चन पूछा गया बीटा का, तो अल्फा का क्या आ गया मेरा, अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला m इनवर्स t2, ठीक है। अब आज बीटा का निकालते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां से प्लैंक्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, अगर ये है f, ये पूरा क्या है f, ठीक है, ये पूरा क्या है f। अब ये तो खत्म, क्योंकि वो पावर है यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा, ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा तुम्हारा, डायमेंशनलेस, अल्फा बीटा। अब देखो इधर LHS में अगर फोर्स है तो ये भी क्या होना चाहिए, फोर्स। तो अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन भी किसके इक्वल होना चाहिए, फोर्स के इक्वल, तब तो दोनों साइड इक्वेट हो सकता है, क्योंकि ये भी फोर्स है तो न्यूटन, ये साइड भी पूरा क्या है फोर्स, तो ये तो यूनिट डायमेंशनलेस है, तो अल्फा बीटा का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, फोर्स के इक्वल। तो फोर्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो हमको निकालना है बीटा इक्वल्स टू एफ बाय अल्फा। अब एफ का पता होना चाहिए आपको, mlt-2, अल्फा का क्या हो जाएगा, m इनवर्स t⁻², सही, m इनवर्स t⁻²। अब इसको सॉल्व करो, m इनवर्स ऊपर जाएगा तो +1 2 l एज इट इज, और यहाँ पे t⁻², t⁻+2 है नीचे, ये ऊपर जाएगा तो -2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t⁻⁴। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, यहाँ पे मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ L, R, C एंड V रिप्रेजेंट्स inductance, resistance, capacitance and voltage respectively, the dimensions of L by R C V in SI unit will be। चलो आ जाओ, क्या करना है, L by R C V, ठीक है। अब आ जाओ, लास्ट क्लास में मैंने बोला था L के इंडक्टेंस, हम दो फॉर्मूला लगाए थे, RC का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, टाइम के, L बाय R का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, टाइम के, क्योंकि इस दोनों को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस, अगर एक सर्किट में रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस होगा तो उसमें ये टर्म आएगा, और एक सर्किट में अगर इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस आएगा तो ये टर्म आएगा, करेक्ट। वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ आ जाओ, हम लोग किससे किससे कंफर्टेबल है, सी निकाल सकते हैं, सी का लास्ट क्लास में भी किए थे, Q इक्वल्स टू CV, राइट। तो अब देखना ध्यान से, कॉन्सेप्चुअली देखना है, यहाँ पे L बाय R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T, तो यहाँ पे T लिख दिया, ठीक है। अब जो CV किस चीज का फॉर्मूला था, याद करो, हम बताए थे चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, CV, सही। तो यहाँ T लिख दिए और नीचे में Q लिख देते हैं, CV, करेक्ट। अब आ जाओ, ऊपर टाइम तो फंडामेंटल है, नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा AT, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा AT, ठीक है। तो अब देखो टाइम कैंसर, तो क्या आया मेरा फाइनल आंसर, ए इनवर्स। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट बहुत ज्यादा यहाँ पे अल्लाह फल्ला किया हुआ था, राइट। सो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या है मेरा, ए इनवर्स, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलो मेरे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, तो ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे यूनिट पूछा है, बट हम लोग डायमेंशनल फार्मूला भी कैलकुलेट करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी का, ठीक है। अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है, जैसे कि मान लो एक कंडक्टर है, सही है, ये एक कोई भी एक रॉड है मान लो, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर है T1, यहाँ का टेम्परेचर है T2, इसका लेंथ है तुम्हारा L, ठीक है, या X मान लो, ये लेंथ कितना है तुम्हारा X, ठीक है। अब इससे हीट सप्लाई हो रहा है Q, और टाइम क्या है तुम्हारा T। तो यहाँ पे अगर हीट सप्लाई हो रहा है तो हीट किस रेट से सप्लाई हो रहा है, राइट। तो अगर हम ऐसा लिख दें, अगर मान लो T1 T2 है टेम्परेचर, इस एंड का इस एंड का, अब Q कितना हीट इसके अंदर फ्लो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस पे। मान लो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो डिफरेंस ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर मान लो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ तुम्हारा 98 डिग्री सेल्सियस है, तो डिफरेंस कम है, तो हीट कम सप्लाई होगा। तो कितना हीट सप्लाई होगा वो किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन या डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर,
सही। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख दें Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। अब दूसरा आ जाओ Q, अगर मान लो टाइम कम रहेगा तो कम हीट फ्लो होगा, टाइम अगर ज्यादा रहा तो हीट भी ज्यादा फ्लो होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ज्यादा हीट फ्लो होगा। अब आ जाओ Q इज, अब आते हैं X पे, लेंथ। अगर देखो लेंथ बहुत ज्यादा हो गया, तो अगर लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई स्लो हो जाएगा। अगर छोटा कंडक्टर है तो फट से हीट यहां से यहां सप्लाई हो जाएगा। तो छोटा कंडक्टर X छोटा है तो हीट ज्यादा सप्लाई होगा, और लेंथ बड़ा है तो हीट कम सप्लाई होगा। यहां से हम ऐसा लिख दें Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो यहां से मेरा फॉर्मूला क्या बना, अगर तीनों को कंबाइन करते हो तो ऐसा लिख दें T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t टाइम डिवाइडेड बाई x, क्योंकि ये इनवर्स है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए। तो उस कांस्टेंट का नाम हम क्या रख दिए, थर्मल कंडक्टिविटी, KT लिख दे रहे हैं, जस्ट कांस्टेंट को हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो T1 माइनस T2 T/x। अब हमको क्या निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, Qx डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 इंटू T। Qx डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 इंटू T। सही यहां तक? अच्छा, एक चीज यहां पे और भूला हुआ है, एक चीज और होना चाहिए, दैट इज एरिया। अगर मान लो ये पतला वायर है, ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो हीट जो सप्लाई होगा वो भी कम होगा। अगर यही एकदम यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो जैसे मान लो एक वायर ये है और दूसरा वायर ये है, तो पहले वाले वायर में कितने मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, बस इतना ही मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा होगा तो हीट कम जाएगा। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा है तो हीट सप्लाई ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक टर्म हम ये भी लिख देते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हुआ। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला में A ऐड हो जाएगा, तो यहाँ भी A ऐड हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा A, करेक्ट। तो थर्मल कंडक्टिविटी Qx बाय A इंटू T1 माइनस T2 इंटू T। अब आ जाओ Q क्या है तुम्हारा, वर्क डन या एनर्जी, और ये क्या हुआ Q बाई T। Q बाई T वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सो Q बाई T क्या है तुम्हारा, पावर। पावर का यूनिट क्या है, वॉट, सही है। तो यहां पे हम लिख देते हैं वॉट, सही। X क्या है तुम्हारा, लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर। एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। T1 माइनस T2 टेम्परेचर है, केल्विन। अब देख लो एक मीटर कैंसिल, तो क्या आएगा, ओमेगा, सॉरी ओमेगा नहीं, वर्क डन, सॉरी वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। तो वॉट हो गया, मीटर इनवर्स हो गया, केल्विन इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज वॉट, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। अब इसी में जो अगर इसी का डायमेंशनल फार्मूला पूछ दे तो याद रखना इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आता है। तो आज Q क्या है तुम्हारा, हीट, तो हीट का क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर T माइनस 2। X क्या है तुम्हारा, लेंथ, एरिया का क्या हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर, T1 माइनस T2 केल्विन, T क्या है, टाइम। अब आ जाओ कुछ कैंसिल हो रहा है, एक ये कैंसिल। अब आ जाओ M एज इट इज, L यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, L, ML हो गया। T माइनस 2 है, ये क्या है, +1, ऊपर जाएगा -1, -2 -1 -3, सो T माइनस 3 एंड केल्विन इनवर्स। तो ये हो गया तुम्हारा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ साथ डायमेंशनल फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। चलो ये है मेरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है। अब आज जो सेल्फ इंडक्टेंस का मेरे पास कोई फॉर्मूला भी है, बट हम लोग एक फॉर्मूला याद किए थे, दैट इज L बाय आर का क्या होता था डायमेंशनल फॉर्मूला, L बाय आर इज नथिंग बट T। सो यहां से L को हम क्या लिख सकते हैं, TR। T क्या है, फंडामेंटल टाइम है, R क्या है, रेसिस्टेंस। बट R का तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, R इक्वल्स टू क्या था, R इक्वल्स टू V अपॉन I। R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I। V क्या होता था, W अपॉन Q इंटू I। अब R का क्या हो गया, W क्या होता है, ml स्क्वायर T माइनस 2। Q का क्या होता है, Q इज नथिंग बट I इक्वल्स टू Q बाई T, सो Q इक्वल्स टू IT, ये याद होना चाहिए, AT। और करंट का A। तो अब आ जाओ यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, R के बदले लिख सकते हैं, यही आ जाता है, डायरेक्ट लिख लेंगे।
तो एल का क्या हो गया, एक सेकंड मार्कर गिर गया मेरा। सो एक सेकंड, जैसे यहाँ पे एल है, एल को हम क्या लिखे, टाइम इनटू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, एम एज इट इज। देखो एल स्क्वायर है राइट, तो एक ही एल है तो एल स्क्वायर लिख दिए। अब आ जाओ यहाँ पे t -2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, सो t -3, ये t भी कर दिए, a1 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a -2। अब देख लो यहाँ पे t तुम्हारा एक यहाँ है और t -3 है, तो 1 -3 क्या हो जाएगा -2। तो फाइनल आंसर में क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। देख लो कहाँ का m है, चारों तरफ m है, m हो गया। अब देखो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर किस में है, बस फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन गलत। तो m एल स्क्वायर हो गया, t पावर -3 + 1, सो t पावर -2, t पावर -2 b में नहीं है। अब आ जाओ a पावर -2, a पावर -2 c d में से d में नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया मेरा, c। तो यहाँ पे आपका c करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इज नथिंग बट म्यू नॉट। म्यू नॉट करता क्या था, टू सपोर्ट द मैग्नेटिक फोर्स। जैसे ये मटेरियल है, इसका प्रॉपर्टी होगा सो दैट इट विल सपोर्ट द मैग्नेटिक फोर्स। तो अब आ जाओ, म्यू नॉट का कोई फॉर्मूला तो था नहीं मेरे पास, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम लोग ये तो जानते थे ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू वेलोसिटी के इक्वल होता था, तो एल टी इनवर्स। ठीक है, अब इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एल स्क्वायर टी पावर -2। अब यहाँ पे हमको निकालना है, ऐसा लिख दें μ0 एप्सिलॉन नॉट, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, सो एल पावर -2 टी पावर 2। अब एप्सिलॉन μ0 का निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का पता होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लोग क्या बोले थे, F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो हो जाएगा तुम्हारा Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वायर। तो यहाँ से Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वायर। अब यहाँ आ जाओ, म्यू नॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, L टू द पावर -2 T टू द पावर 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, देखो Q1 Q2, तो Q का क्या होता है 80, Q2 क्या हो जाएगा 80, तो यहाँ लिख देना डायरेक्ट a स्क्वायर टी स्क्वायर एफ आर स्क्वायर। एफ कहाँ है, ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ आएगा Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर, तो m l t -2 ये फोर्स का हो गया। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनटू यहाँ हम लिख दे रहे हैं म्यू नॉट इक्वल्स, हाँ तो ये हो गया फोर्स का, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, अब एल स्क्वायर ये कैंसिल और कुछ कैंसिल, टी पावर 2 टी पावर -2 कैंसिल। अब आ जाओ, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा, एम एल किस में है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है एम एल। ये एक स्क्वायर है, ऊपर जाएगा a -2, टी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा t -2। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, यहाँ पे ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज व्हिच वन हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। आ जाओ, यहाँ बोला फर्स्ट वन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स एनर्जी का पता है मुझे ml² t -2, वॉल्यूम का क्या होता है L3। तो फाइनल आंसर क्या होगा, m l पावर 2 -3, सो l पावर -1, और क्या हो जाएगा यहाँ पे t टू द पावर -2। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन। बी आता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर या स्ट्रेस या यंग्स मॉडुलस सबका सेम होता है, ml t -2 इंटू एल स्क्वायर। अब देखो एक एल कैंसिल, क्या आएगा तुम्हारा m l इनवर्स t -2, तो दोनों का तो सेम है। आ जाओ सी क्या है तुम्हारा, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये वोल्टेज है, ये तुम्हारा वोल्टेज है और ये तुम्हारा वॉल्यूम है, सही। तो V का क्या फॉर्मूला होता है, याद है V इक्वल्स टू W/Q 10th स्टैंडर्ड में था। सो W/Q इंटू वॉल्यूम एज इट इज, Q कैंसिल, वर्क डन का क्या हो जाएगा ml² t -2, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा L3। तो फाइनल आंसर क्या होगा ml इनवर्स t -2। तो ये भी सेम। तो अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन डी को टिक कर सकते हो, करेक्ट आंसर है, बट प्रैक्टिस ट्राई करो उसका भी निकालने का। एंगुलर मोमेंटम का हम बताए थे, लीनियर मोमेंटम mv होता है,
इसी में अगर रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो तो एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो मास का क्या हो जाएगा m, वेलोसिटी LT इनवर्स R L, यहाँ क्या हो जाएगा m L स्क्वायर T माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट आंसर कौन हुआ, जो तीनों से डिफरेंट है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय, कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, तो इसको भी ये भी देखना, पहले इस तरह का क्वेश्चन कर चुका है, पावर वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस एटी स्क्वायर। अब जो बचता है गोली मारो, बस तुमको देखना है पावर पे। e का पावर क्या है, माइनस एटी स्क्वायर, पावर का डायमेंशन क्या होना चाहिए, 1। तो अब आ जाओ, 80 का डायमेंशन क्या होना चाहिए, पावर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सो 80 के बदले क्या लिख सकते हो, m0 L0 T0, 80 स्क्वायर के बदले m0 L0 T0। अब आ जाओ, t क्या है तुम्हारा, टाइम, तो a t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इक्वल्स टू m0 L0 T0। अब तुम बताओ, इधर m0 L0 T0 है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, m0 L0 T0। m0 L0 तो पहले से है, बट t का पावर क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या होना चाहिए, सो दैट ये m0 L0 T0 हो जाए। तो a का क्या होना चाहिए, t टू द पावर माइनस 2। अगर यहाँ पे t टू द पावर माइनस 2 है, यहाँ t स्क्वायर है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इधर भी हो जाएगा m0 L0 T0, इधर भी हो गया m0 L0 T0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, b हैज डायमेंशंस t टू द पावर माइनस 2। आज हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुके हैं, लगभग इस तरह का जो भी आता है वो खत्म कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और नेक्स्ट क्लास में ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का न्यूमेरिकल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके अगली क्लास में देखेंगे एरर, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब आएगा। ठीक है, फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।